अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में हमने ओब्लिक शॉक्स को डिस्कस किया था। ओब्लिक शॉक्स में हमारे पास जो शॉक वेव थी दैट वाज बेसिकली जो ओब्लिक शॉक इस टाइप की हमारे पास कर्व थी कि हमारे पास क्या था कि जब स्ट्रीम लाइंस v1 वेलोसिटी के साथ आ रही थी तो उन्होंने डेविएट किया था उनको एंगल थीटा पर। उसके बाद हमने वेलोसिटीज़ के टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ सेपरेटेड फॉर्म में लिखा और कंटिन्यूटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन से 13.45 इक्वेशंस का पूरा एक सेट बनाया ए बी सी डी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए। और वेलोसिटीज़ के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हमने कहा कि दोनों सेम होते हैं और नॉर्मल कंपोनेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। उसके ज़रिए मैक नंबर हमने फाइंड आउट किए, मैक नंबर 1 and 2, and using those Mach numbers exactly in the for normal shocks बिल्कुल उसी टाइप के रिलेशंस हमने ये 13.45 ए 48 का एक सेट बनाया। फिर उसको यूज़ करते हुए हमने जो एक एग्जांपल सॉल्व की कि अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ गिवन हो P1 V1 T1 तो इनको यूज़ करते हुए हम मैक नंबर 2 P2 ओवर P1 T2 ओवर T1 और V2 ओवर V1 इन केस ऑफ नॉर्मल शॉक एंड वैल्यूज फाइंड आउट करें और ये रेशियोज फाइंड आउट करें। और इन केस ऑफ ऑब्लिक शॉक तो ऑब्लिक शॉक्स के लिए हमने जो वेलोसिटीज हैं उनको टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट की फॉर्म में और मैक नंबर जो है वो भी एम एन की फॉर्म में राइट करने के बाद उनको सिंप्लीफाई किया। अब जो हमारा टारगेट है वो ये चीज़ डिस्कशन रह गई थी कि हम जब देखते हैं कि कोई भी मैक नंबर अगर गिवन हो तो हमारे पास टू ओब्लिक शॉक एंगल्स जनरेट होंगे। और वो कैसे जनरेट होंगे ये देखिए यहाँ पर कि जब इनफाइनाइट मैक नंबर हो तो जैसे जैसे डिफ्लेक्शन हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो दरमियान में एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी कि उससे ज़्यादा आप लोग डिफ्लेक्शन एंगल को नहीं बढ़ा सकते। अगर उससे ज़्यादा एंगल को बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो अटैच्ड जो शॉक ओब्लिक शॉक है वो नहीं आएगा बल्कि डिटैच्ड ओब्लिक शॉक आ जाएगा। उसके बाद वो वापस चला जाएगा। तो फिर इसको देखते हुए हम ये कह सकते थे कि हमारे पास थीटा की जो मर्जी वैल्यू आप लोग एज्यूम कर लें, उस थीटा की वैल्यू के लिए हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है जी, ये जो बात उसने की है कि फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा। तो ये है फॉर ए गिवन मैक नंबर एंड डिफ्लेक्शन एंगल देयर आर जनरली टू पॉसिबल ओब्लिक शॉक्स। एक उसमें से वीकर शॉक होती है जिसके स्मॉलर वैल्यू ऑफ बीटा कि हमारे पास इस एंगल के लिए एक बीटा की वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी और एक यहाँ पे। तो जो वीकर शॉक होगी वो स्मॉलर वैल्यू के लिए है और जो स्ट्रॉन्गर शॉक, ये वाला रीजन सारा स्ट्रॉन्गर शॉक है, लार्ज वैल्यू ऑफ बीटा के लिए हमारे पास वीकर शॉक है। तो स्ट्रॉन्गर और स्मॉलर शॉक्स, वीकर शॉक्स के अंदर दो वैल्यूज होंगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो है मैक नंबर के लिए हमारे पास देर इज अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल। ये अभी जो आप लोगों को बताया कि हमारे पास मैक नंबर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जहां तक हम एक्सीड कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैक नंबर अगर 3 ले लें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो 34 को अचीव कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो हमारे पास जो शॉक वेव है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिटैच्ड फॉर्म में आ जाएगी। और जीरो डिफ्लेक्शन अगर हो तो जीरो डिफ्लेक्शन में जैसे कि हमने डायग्राम में ही बताया था कि अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन की फॉर्म जो होती है वो हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पर ओब्लिक शॉक नहीं बल्कि हम मैक कोन वाले केस को ही पहुंच जाते हैं। तो जीरो डिफ्लेक्शन वाले केस में हमारे पास हम मैक वेव हासिल कर लेते हैं, वहाँ पर बीटा अल्फा को अप्रोच करता है और बीटा की वैल्यू भी साइन इनवर्स 1 ओवर मैक नंबर 1 बन जाती है। तो ये उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट केसेस थे जो हमने इसके डिफ्लेक्शन एंगल्स के अंदर देख लिए। तो जैसे जैसे मैक नंबर हमारे पास डिक्रीज करता चला जाता है ये कर्व भी हमारे पास कम होती चली जाती है और डिफ्लेक्शन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू भी कम होती चली जाती है। और ये फ्लैटन होते होते जब मैक नंबर हमारे जब डिफ्लेक्शन एंगल थीटा हो तो मैक वेव ही बन जाती है हमारे पास। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसे हमने डिस्कस करना है दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वेव्स। चलें जी इसको हम टॉपिक को देखते हैं।
Oblique shock waves occurs when a flow is suddenly compressed as it is deflected. Oblique shocks जो होती हैं हमने कहा था कि वो अगर इस टाइप की शॉक वेव्स थी, ये हमने कहा था कि ये हमारे पास लेट्स सपोज इस टाइप की वेव्स जो हैं वो, ये मेरे पास ओब्लिक शॉक थी, तो यहाँ से वेलोसिटी जब आई है तो वो इस डायरेक्शन में मूव हुई। तो ओब्लिक शॉक्स बेसिकली क्या कर रही थी कि यहाँ से जो फ्लो आ रहा था इस डायरेक्शन में, तो उसको हमने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर दिया। बेसिकली इस लाइन के पैरेलल होंगी ना, V2 के पैरेलल हमारे पास फ्लो होगा। ये V2 के पैरेलल बाय चांस मुझसे बने नहीं, लेकिन V2 के पैरेलल लाइंस आपने तमाम लगाई। तो ये कंप्रेस वेव्स होती हैं हमारे पास। We can ask ourselves what happen if we gradually redirect the supersonic flow, for example along a curved surface। वो कहते हैं कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें या रीडायरेक्ट कर दें फ्लो को, तो तब क्या होगा। The answer is that we may generate isentropic compression or expansion wave। कि कर्व फॉर्म में हमारे पास कंप्रेशन वेव्स भी जनरेट हो सकती हैं और एक्सपेंशन वेव्स भी जनरेट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर 13.30 डायग्राम की बात कर रहा है कि ये हमारे पास अगर ये कर्व ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास जो एक्सपेंस जो वेव्स जनरेट होंगी दे आर कंप्रेशन वेव्स, के शॉक्स जो हैं वो इस टाइप से एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कंप्रेस कर रहे होंगे, इस टाइप की कंप्रेशन वेव्स। और अगर ये आप लोगों के पास इस तरीके से जो आगे एरिया एक्सपेंडेड एरिया हो, तो जो शॉक वेव्स हैं वो भी आप लोग देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं और वेव जो है बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम एक्सपेंशन वेव्स का नाम दे रहे हैं कि जिस जिस हिसाब से एक दूसरे के साथ क्या होती चली जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम नॉर्मल शॉक यहाँ पे जनरेट हुआ, अगली दफ़ा नॉर्मल शॉक इस टाइप का जनरेट हुआ, अगली दफ़ा ये है, तो ये मेरे पास कंप्रेशन वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। जबकि नेक्स्ट जो केस है दैट इज फॉर एक्सपेंशन। From A, we see that series of compression waves will eventually converge, and their uh, cumulative effects will eventually generate an oblique shock, not far from the curved surface. While compression waves do occur, they are not of great interest because an oblique shocks they leads to usually dominate the aerodynamics. At most of the waves are local phenomena। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर कंप्रेशन वेव्स हो तो वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही ओब्लिक शॉक्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एज सोन इन फिगर बी, यानी कि अगर आप लोगों के पास एक्सपेंडेड एरिया हो तो एक्सपेंशन वेव्स इन सीरीज आर डाइवर्जेंट। तो ये देखें ये जो आपके पास जो वेव्स थी ये कन्वर्जिंग सिचुएशन थी, ऊपर से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, तमाम शॉक्स वेव्स जो हैं वो मिल रही हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, ये सारी एक दूसरे से परे होते चली जा रही हैं। जबकि अगर कॉर्नर है तो कॉर्नर पे स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडेड जो है वो वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। We wish to analyze these isentropic waves to obtain a relation between the deflection angle and the Mach number। हम यहाँ पे भी यही चाह रहे हैं कि अब हम डिफ्लेक्शन एंगल और मैक नंबर के दरमियान एक रिलेशन निकालें। मैक वेव के लिए जो डिफ्लेक्शन एंगल का रिलेशन था दैट वाज अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/m, where m is the Mach number immediately before the wave। Compression waves are convergent because the wave angle alpha increases as the Mach number decreases। तो ये तो हमने पहले कह दिया हुआ है कि जो हमारे पास कंप्रेशन वेव्स हैं वो कन्वर्ज कर रही थी और जो एक्सपेंडेड वेव्स हैं वो एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही हैं हमारे पास। ये यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग केस है, ये हमारे पास डाइवर्जिंग केस है दोनों में। Consider an isentropic wave as shown in figure 13.31a। It happens the compression waves, but analyze that follows applies to both expansion and compression waves। अच्छा, ये वो कह रहा है कि हम अभी दोनों केसेस के लिए डिस्कस करने वाले हैं। The speed changes from v to v plus dv, deflection angle d theta as the oblique shock analysis। It is convenient to orient the xy coordinates orthogonal waves or 13.31b। For these infinitesimal control volume we can write basic equations। ये वही इक्वेशन है कि जो हम जो कंप्रेशन वेव्स के लिए लिख सकते हैं, जो कि ओब्लिक शॉक्स के लिए थी। हमारे पास
लेकिन आइसेंट्रोपिक वेव जो होती है हमारे पास, वो ओब्लिक शार्क से थोड़ा बहुत एक डिफरेंस है इनका, जो हमने यहाँ पे लिए हैं, जिसमें ओब्लिक शार्क थोड़ा सा परे करके बन रहा है, कि वेव एंगल जो है वो अल्फा ही होता है इंस्टेड ऑफ एंगल बीटा, जबकि दूसरे में हम एंगल बीटा ले रहे होते हैं ओब्लिक जो वेव एंगल है। द चेंजेस इन वेलोसिटी एंड डेंसिटी प्रेशर एंड द डिफ्रैक्टिंग एंगल आर इनफिनिटेसिमल। यहाँ पर जो तमाम के अंदर जो चेंज है, दे आर वेरी स्मॉल चेंजेस, इनफिनिटेसिमल चेंजेस आती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही तमाम की तमाम गवर्निंग इक्वेशंस यहाँ पर आइसेंट्रोपिक फ्लोज के लिए ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लेकर चलते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म पढ़ी थी। तो इसमें स्टडी असम्पशन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज फाइनल एट इनिशियल आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इन वैल्यूज के अंदर ये याद रखिएगा कि जो वैल्यूज हमने एज्यूम करनी है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो 1 और 2 नहीं है, बल्कि 1 वैल्यूज रो बी और ए हैं। तो फाइनल वैल्यूज उनके अंदर स्मॉल चेंजेस हैं। और एंगल अल्फा से अल्फा माइनस डी अल्फा यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है। ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि अगर ओवरऑल ये मेरे पास ओवरऑल एंगल जो है वो अल्फा है बीटा की बजाय, और जो डिफ्लेक्शन है वो अल्फा थी पहले प्रीवियस एग्जांपल्स में, अब यहाँ पर स्मॉल डिफ्लेक्शन है डी थीटा। यहाँ पर ये V1 और V2 थी, हमने अब V और V प्लस डी वी डिफ्लेक्शन ले लिया। तो अल्फा और बीटा के मुताबिक जैसे वहां पर एंगल बीटा होता था और ये बीटा माइनस अल्फा होता था, तो जहां जहां बीटा वहां पे हमने अल्फा रिप्लेस कर दिया, और जहां पर अल्फा था वहां हमने डी थीटा रिप्लेस कर दिया। बीटा माइनस अल्फा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो अब यहाँ पर अल्फा माइनस डी थीटा बन गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम फाइनल और इनिशियल वैल्यूज के लिए रिलेशंस पुट करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन में, कि जहां जहां पे आप लोगों के पास वी था, वहां पर वी साइन अल्फा, ये वो केस है जो उसके हम बेसिकली नॉर्मल कंपोनेंट्स ले रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट वेरी नहीं करेंगे। और नॉर्मल कंपोनेंट ओब्लिक शॉक्स में हमने जो पढ़ा था वो वी साइन बीटा पढ़ा था, लेकिन अब बीटा की जो भी वैल्यूज हैं वो हमने अल्फा से रिप्लेस करी हुई हैं, और जो अल्फा था वो डी थीटा से रिप्लेस करा हुआ है। तो इसी तरीके से नॉर्मल कंपोनेंट बाद में जो था वो हमारे पास साइन बीटा माइनस अल्फा आता था, अब बीटा की जगह पे अल्फा और अल्फा की जगह पे डी थीटा है। तो वो वैल्यूज हमने ले ली हैं, और सबस्क्रिप्ट 2 की जगह पे हमने डिफरेंशियल चेंजेस उनके अंदर ऐड कर दिए कि स्टार्ट में अगर डेंसिटी रो थी तो बाद में रो प्लस डी रो, वेलोसिटी वी थी तो वी प्लस डी वी। तो उसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास 13.50 जो इक्वेशन आई है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन की मेरे पास एक फॉर्म आ गई है। अगली दफ़ा फिर हम जब मोमेंटम इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मोमेंटम इक्वेशन को राइट करेंगे, और मोमेंटम इक्वेशन की जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर फिर वही चीज़ कि हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी सॉरी स्टडी अजम्पशन को देखेंगे कि स्टडी अजम्पशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो टाइम डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, और बॉडी फोर्सेस को इग्नोर कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। तो सरफेस फोर्सेस हमारे पास जो वाई कंपोनेंट में उसी तरीके से जैसे प्रीवियसली किया था, वाई कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जब हम देख रहे होंगे तो वो हमारे पास सबसे पहले जीरो हो जाएगा, बाकी कंपोनेंट एज इट इज हमने राइट किए हैं। और यहाँ पर स्टडी कंपोनेंट की वजह से ये टर्म जीरो है, बाकी इसके लिए फाइनल और इनिशियल वैल्यूज उसी तरीके से हमने राइट कर दी हैं। यहाँ पर वी रो वैल्यूज स्टार्ट में है, वी प्लस डी वी रो प्लस डी रो बाद की वैल्यूज हैं। तो वहां से जब इसको सिंप्लीफाई किया और कंटिन्यूटी इक्वेशन का रिलेशन भी इसके अंदर यूज कर लिया कि ये सारी जो वैल्यू थी रो प्लस डी रो वी प्लस डी वी साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस डी थीटा ए, और ये माइन रो वी साइन अल्फा ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी जो टर्म्स बच गए सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो ये है। ये दोनों वैल्यूज बेसिकली सेम है। जब मोमेंटम इक्वेशन में जहाँ पे दोनों वैल्यूज अपीयर हो रही हैं, हमने इन दोनों वैल्यूज को इग्नोर कर दिया है, उसके बाद जो है वो न्यू रिजल्टिंग इक्वेशन हमारे पास जनरेट हुई है। ओके जी, अब हम चलते हैं इसी को सिंप्लीफाई करते हुए। तो डी थीटा की यहाँ से वैल्यू आई है डी वी ओवर वी टेन थीटा, और साइन अल्फा जो होता है 1/m होता है, तो टेन अल्फा फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/m² माइनस 1²। हम ये चाह रहे हैं कि डी थीटा को भी हम इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं।
लास्टली हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क टर्म्स हैं या एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, स्टडी की वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ए प्लस पी न्यू, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट जीरो है, तो ई के अंदर जो पोटेंशियल कंपोनेंट था वो हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वैल्यूज को सब्सिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आई हैं, और ई प्लस यू प्लस पी न्यू की जगह पे एच रिप्लेस कर दिया है, तो वो टर्म्स हमारे पास आ गए हैं। तो इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। सिंप्लीफाई क्या करना है, यहाँ पर रो प्लस डी रो वी प्लस डी वी साइन अल्फा माइनस डी थीटा ए, और ये वाले टर्म चूंकि सेम है तो उसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये जो मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं एच प्लस वी स्क्वायर ओवर टू, और ये वैल्यूज ये हमारे पास बच जाएंगी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा हम, तो डी एच की वैल्यू माइनस वी डी वी, तो डी एच सी पी डी टी के इक्वल होता है आइडियल गैसेस के लिए, तो सी पी डी टी इज इक्वल टू माइनस वी डी वी। तो यहाँ से, और v इज इक्वल टू एम सी, एम इंटू सी की जगह पे के आर टी स्क्र रूट, तो v की जगह पे हम ये वाली वैल्यू के आर टी स्क्र रूट रिप्लेस करेंगे, और तो डी वी ओवर वी, इस v की जगह पे एम के आर टी स्क्र रूट, ओके। हम इक्वेशन 13.12 टू relates the differential changes in temperature and velocity. We might obtain a relation between m and v by using v is equal to m krt square root, differentiating and dividing the left side by v and the right side by m krt square root। अच्छा जी, हमने इसकी जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एम के आर टी स्क्वायर रूट प्लस एम वैसे ही आ जाएगा, और बल्कि के आर टी स्क्वायर रूट वैसे ही है तो डी एम साथ में आ जाएगा। फिर हमने एम इंटू के आर टी स्क्वायर रूट पे क्या कर दिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद इस v इज इक्वल टू एम के, इस टर्म का बेसिकली वो कह रहा है, इस टर्म का डेरिवेटिव ले पहले, तो देखें v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी वी। अच्छा, इधर एम सी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एम सी वैसी प्लस एम वैसी आ जाएगा, और सी का डेरिवेटिव जो कि डी सी आ जाएगा। ओके, तो फिर उसके अंदर ये वैल्यूज रिप्लेस की हैं हमने, तो ये हमारे पास जो टर्म है ये जनरेट हो जाएगी। उसके बाद डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एम ओवर एम प्लस वन ओवर टू डी टी क्या है हमारे पास, डी टी की वैल्यू यहाँ से हम देख लेते हैं, डी टी यहाँ से आ जाएगा माइनस वी, इस इक्वेशन से डी टी की वैल्यू देखें, माइनस वी डी वी ओवर सी पी, तो ये माइनस वी डी वी ओवर सी पी ये डी टी की जगह पे आ गया, और नीचे टी उसी तरह हमारे पास मौजूद है। ओके, यहाँ पे ना आप लोगों को मैं ये फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये v का जब डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, तो ये डी वी आना था, m का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी एम आएगा, और c वैसे ही आ जाएगा, प्लस m वैसे ही आ जाएगा, और c का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी सी आ जाएगा। अच्छा, जब इसको डिवाइड करना है तो एक साइड पे हम v पे डिवाइड कर देंगे, और दूसरी साइड पे v की वैल्यू जो कि क्या है, m इंटू सी कह लें पहले एक दफ़ा, क्योंकि सी की जगह पे के आर टी में बाद में पुट कर लूँगा, तो डी वी ओवर वी ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा, डी एम सी को एम सी पे जब डिवाइड किया है तो सी सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, डी एम ओवर एम, ये टर्म भी क्लियर हो गया। अब ये चीज़ रह गई है मेरे पास कि एम और डेरिवेटिव ऑफ सी, डेरिवेटिव ऑफ सी क्या आएगा, इसका के आर टी स्क्वायर रूट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 इंटू के आर टी स्क्वायर रूट आ जाएगा, के आर टी स्क्वायर रूट, और ऊपर दोबारा से के आर और डी टी बच जाएगा, तो के आर टी डी टी बच जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे एम और सी पे, तो एम और सी पे डिवाइड करने का मतलब है एम और के आर टी स्क्वायर रूट पे डिवाइड करेंगे, तो एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसका हमारे पास,
जो डी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और डी सी में के आर टी स्क्वायर रूट जो नीचे था, इस के आर टी स्क्वायर रूट के साथ के आर टी बनेगा, तो के आर कैंसिल आउट हो जाएगा और डी टी ओवर टी बनेगा। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना है, ये हमारे पास यही आंसर इसका आ जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट इसको फिर हमने वी डी वी को कैसे लिख सकते हैं, ये वी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है, तो डी वी ओवर वी इंटू वी स्क्र ओवर सी पी टी। तो वी स्क्र जो v इज इक्वल टू एम सी होता है, तो वी स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र सी स्क्र आ गया है, और c इज इक्वल टू के आर टी स्क्र रूट होता है, तो के आर टी आ गया, टी टी से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी डी एम ओवर एम माइनस वन ओवर टू डी वी ओवर वी एम स्क्र, और यहाँ पर के आर टी ओवर सी पी टी, इसकी जगह पे हमने राइट किया है के माइनस वन। ये हमने कहाँ से राइट किया है जी, ये ऊपर देखें, ये हमारे पास 12.6 इक्वेशन के अंदर सी पी इज इक्वल टू के आर ओवर के माइनस वन, तो के आर ओवर सी पी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, के माइनस वन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस टी को कैंसिल आउट करने के बाद के आर ओवर सी पी की जगह पे हमने क्या काम कर दिया, के माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी वैल्यू। तो फिर डी वी ओवर वी को इसको सिंप्लीफाई किया है हमने एलसीएम लेने के बाद, तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट है डी वी ओवर वी, वो ये मेरे पास आ गया है। ये हमने सबसे पहले डी वी ओवर वी टर्म को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर लिटिल बिट अलजबरा हमारे पास ये आंसर आएगा, डायरेक्ट हमारे पास इसका ये आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टू एम स्क्र, तो ये डी वी ओवर वी की जगह पे ये वाली वैल्यू हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 13.51 के अंदर। क्या थी हमारे पास 13.51, ये, तो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस एम स्क्र माइनस वन स्क्र रूट डी वी और वी की ये वाली वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर ये मेरे पास डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, we generally apply equation 13.54 to expanded wave for which theta is negative, so it's convenient to change a variable d omega is equal to minus d theta। तो हम क्या कर लेते हैं, चूंकि ज़्यादातर हम ये चाह रहे हैं कि इस टाइप की एक्सपेंडेड वेव है जिसमें डी थीटा नेगेटिव है, तो डी ओमेगा एक पॉजिटिव, इसको करने के लिए हम एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उसकी जो फॉर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0 टू ओमेगा डी ओमेगा, और मैक नंबर मैक्सिमम जो मूव करेगा वो हमारे पास 1 तक चुके जाना है, तो हम इसको क्या कह लेते हैं कि हमारे पास मैक नंबर की लिमिट हम इसमें 1 टू एम ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ओमेगा की यहाँ से फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो डिफ्लेक्शन जब हमने फाइंड आउट करनी है तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो क्या आ जाएगी, ओमेगा टू का मतलब है ओमेगा एट वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू एट मैक नंबर टू माइनस यही वाली सारी वैल्यू 13.55 वाली एट मैक नंबर वन। तो अपेंडिक्स E6 के अंदर डिफरेंट मैक नंबर के लिए यही वाला फार्मूला उसी तरीके से यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अपेंडिक्स 6 देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ये अपेंडिक्स E6 की बात तो कर रहा है, तो ये देखें इसमें ओमेगा की ये वैल्यू है, एट डिफरेंट मैक नंबर्स हम क्या करेंगे, मैक नंबर वन लेके पहले मैक नंबर टू हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूलाज के ज़रिए। तो डिफरेंट मैक नंबर आप लोगों को ओमेगा की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करनी आनी चाहिए यूजिंग दिस फार्मूला। वेल हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं दोबारा से। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे भी इसी तरीके से इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक्सपेंशन वेव्स के लिए डी एस इक्वल टू जीरो आ रहा है, वरना हमारे पास एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही थी। तो ये फ्लो चूंकि आइसेंट्रोपिक है तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंजेस जो है वो जीरो आ जाएंगे जब इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये हमारे पास न्यू सेट ऑफ इक्वेशन है जो इसके लिए हम यूज किया करेंगे। तो ये फिर इसके बाद इसकी जो फर्दर हमारे पास एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो ट्राई करेंगे।